हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन विषय के लघुत्तरी प्रश्नों को। हमने बहुविकल्पी अतिलघुत्तरी करा दिया है। अगर कोई भी आपका छूट रहा है वीडियो तो आप प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहां पर सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो एक एक करके आप वहां से देख लीजिएगा। आइए दोस्तों, हम लघुत्तरी प्रश्न पर चलते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, नूरजहां, मकबरा तथा कोहिनूर शब्दावलियों के शाब्दिक अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो ये जो नूरजहां है, मकबरा और कोहिनूर, ये शब्दावली है और इस शब्द को स्पष्ट करना कि है क्या। तो आइए हम लोग देख लेते हैं ये शब्द क्या है। पहला है नूरजहां। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी, वह बहुत सुंदर थी। जहांगीर ने उसकी सुंदरता के कारण उसे यह उपाधि दी थी। मकबरा, बादशाहों की कब्र के ऊपर बना स्मारक मकबरा कहलाता है। कोहिनूर, मयूर सिंहासन में जड़ा हुआ बहुमूल्य हीरा कोहिनूर कहलाता है। आगे है प्रश्न संख्या 2, महाद्वीप किसे कहते हैं? सभी महाद्वीपों के नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा महाद्वीप। पृथ्वी की संरचना से पूर्व 200 करोड़ वर्ष पृथ्वी एक महाद्वीप था जिसे पेंजिया कहा जाता था। पृथ्वी के अंदर की प्लेट के खिसकाव से धरातल के ऊंचे उठे हुए भाग नए महाद्वीप कहलाए। आज 7 महाद्वीप हैं। जो टेक्टोनिक प्लेट होते हैं दोस्तों, जमीन के नीचे वो जब टकराते हैं तो जो उठे भाग हैं पहाड़ बन जाते हैं, ठीक है। और जो पानियां हैं उठे हुए पर पहुंचेंगी नहीं, तो उसी को जो है 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। और पहला है एशिया महाद्वीप, दूसरा है यूरोप महाद्वीप, तीसरा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, चौथा है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, पांचवा है अफ्रीका महाद्वीप, छठवां है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सातवां है अंटार्कटिका महाद्वीप। प्रश्न संख्या 3 है, एशिया महाद्वीप का विस्तार, स्थिति तथा जलवायु को संक्षिप्त में प्रस्तुत करिए। उत्तर हो जाएगा एशिया महाद्वीप 7 महाद्वीपों में सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीप है। संसार का 1/3 भाग एशिया महाद्वीप में आता है। इस महाद्वीप में 49 देश हैं। सबसे छोटा देश महाद्वीप तथा सिंगापुर, सबसे बड़ा देश रूस है। और जो सबसे छोटा देश है वो मालदीव है, जो भारत के नीचे साइड पर दिखाई देता है। आगे है स्थिति। अगर बात करें तो स्थिति कहाँ कहाँ पर होती है, आइए देखते हैं। स्थिति एवं विस्तार। एशिया महाद्वीप 10 अंश दक्षिणी अक्षांश से 80 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 25 अंश पूर्वी देशांतर से 130 अंश पश्चिमी देशांतर तक फैला हुआ है। इसको जब ग्लोब में देखेंगे तो अच्छे से दिखेगा। यह उत्तर दक्षिण दिशा में 8,560 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम दिशा में 9,600 किलोमीटर तक स्थित है। इसके पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूराल पर्वत श्रृंखला और कैस्पियन सागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर एवं दक्षिण में हिंद महासागर है। जलवायु की अगर बात करें, क्लाइमेट, सागर से अधिक दूर होने के कारण यहाँ की जलवायु में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यहाँ का अधिकांश भाग मानसूनी पवनों से प्रभावित रहता है और उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण जून जुलाई महीने में अधिकांशतः गर्मी पाई जाती है तथा दिसंबर से जनवरी के महीने में अधिक सर्दी पड़ती है। गर्मियों में हवाएं जल से थल की ओर चली जाती हैं। और आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 4, भारत में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों का वर्णन कीजिए। जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं भारत में उनको देखना है। तो आइए देखते हैं। खनिज पदार्थों को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। कौन कौन है? पहला होता है धात्विक खनिज, मेटालिक, जैसे लोहा हो जाता है, तांबा हो जाता है, टिन हो जाता है,
जस्ता हो जाता है। सीसा, चांदी, सोना धात्विक खनिजों के दो भाग में बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा लौह धात्विक खनिज, जैसे लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, और ये धात्विक के ही प्रकार हैं। दूसरा हो जाएगा लौह धात्विक खनिज, जैसे तांबा हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया, सोना हो गया, चांदी आदि। दूसरा हो जाता है इसमें अधात्विक खनिज। पहला धात्विक है, दूसरा अधात्विक खनिज हो जाएगा, जैसे गंधक, जिप्सम, एस्बेस्टस आदि। तीसरा है खनिज ईंधन, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस व अणु आदि। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम से वर्णन कीजिए। 2024 में ये आया हुआ है। उत्तर है भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। भारत में जितने भी यूरोपीय शक्ति के इसमें आए थे भारत में, उसको देखना है तो सबसे पहले पुर्तगाली देखते हैं। ठीक है, भारत में यूरोपीय लोगों का आगमन 1498 ईस्वी पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा के आगमन के साथ शुरू हुआ। यूरोपीय लोगों में से पुर्तगाली सबसे प्रथम थे जो भारत आए थे। 17 मई 1498 ईस्वी को पुर्तगाल वास्को डी गामा भारत के तट पर आया था, और जिसके बाद भारत आने का रास्ता तय हुआ। यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली कंपनी ने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया था। सबसे पहले जो है वास्को डी गामा जो है पुर्तगाली था, और ये जो है भारत पर प्रवेश किया था। दूसरा है अंग्रेज। पुर्तगालियों के पश्चात डच तथा अंग्रेज भारत आए। डचों के अंग्रेजों से पहले भारत आने के बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हुई थी। यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली कंपनी ने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया था। अंग्रेजों ने भारत में धीरे धीरे अपनी उपस्थिति बढ़ा ली थी, और अंग्रेजों की बढ़ती उपस्थिति तथा उनके द्वारा अपने सिक्के चलाने से मुगल जो है वो नाराज हो गए थे। डचों ने पुर्तगाल से कई लड़ाइयाँ लड़ी। भारत के अलावा उन्होंने श्रीलंका में भी डचों ने पुर्तगालियों को खदेड़ दिया था, पर डचों का मुख्य आकर्षण भारत न होकर के दक्षिण पूर्व एशिया के देश थे, अतः उन्होंने अंग्रेजों ने पराजित किया था। तीसरा है दोस्तों फ्रांसीसी, और आइए देखते हैं। 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी भारत आए थे। भारत में यूरोपियों का आगमन के क्रम में सबसे पहले फ्रांसीसी व्यापार के लिए आए थे। यूरोप के लोगों का आगमन ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था। कंपनी ने भारतीय शासकों के साथ व्यापार किया था, लेकिन इसका अधिक विस्तार नहीं हो सका था। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, खनिज संसाधनों के आर्थिक महत्व का सविस्तार वर्णन कीजिए। 2024 में आया था। उत्तर है खनिज संसाधनों का आर्थिक महत्व। पहला है वर्तमान औद्योगिकीकरण के युग में खनिज संसाधनों का महत्व बहुत बढ़ गया है, क्योंकि मानव इतनी सुख सुविधाओं का अभ्यस्त हो गया है कि वह अपने जीवन की इन संसाधनों के बिना कल्पना ही नहीं कर सकता है। दूसरा है किसी देश की आर्थिक प्रगति और औद्योगिक विकास में खनिज संसाधनों की उपलब्धता का विशेष महत्व होता है। वर्तमान समय में खनिज के द्वारा ही औद्योगिक तथा वैज्ञानिक विकास होना संभव है। जैसे दोस्तों अगर खनिज की बात किया जा रहा है तो जैसे लोहा हो गया, तांबा, जस्ता, पीतल जो भी होता है, ठीक है, तो इसका अगर प्रयोग होता है, अगर प्रयोग ना हो तो क्या जो हमारे पास आसपास की साधनें दिखाई दे रही हैं लगभग लोहे से ही है, तो वो समस्याएं आने लगेंगी। ठीक है, तो विज्ञान कहाँ से उठ रहा है, तो इन्हीं सब के प्रयोगों से तो हो रहा है। तीसरा पॉइंट है
भारत में प्रत्येक क्षेत्र में लौह का महत्व है। यदि इसे लौह युग भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि आज हमारे जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ लोहे से बनी वस्तुओं से अछूता हो। मतलब ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ दोस्तों, कोई भी देश नहीं है जहाँ लोहे का इस्तेमाल ना होता हो। और ये बड़े पैमाने पर होता है, क्योंकि दोस्तों लोहा ही जो है हर जगह इस्तेमाल हो जाता है लगभग लगभग। चौथा पॉइंट है, भवन निर्माण में भी विभिन्न प्रकार के खनिजों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कोयला हो गया, जिप्सम हो गया, चूना हो गया, पत्थर हो गया, सिलिका हो गया, डोलोमाइट आदि। भवन निर्माण में इसका बहुत से ज़्यादा प्रयोग करके बनाया जाता है। पांचवा पॉइंट है इसमें, सोने एवं चांदी, लोहा तथा तांबा आदि धातुएं अत्यंत मूल्यवान होने के कारण इनका विशेष आर्थिक महत्व है। इन खनिजों का धरातल चिकना तथा चमकीला होता है। ये खनिज ताप के सुचालक होते हैं। सुचालक मतलब इसमें जो ताप है वो प्रवाह करते हैं, ठीक है। अगर एक तरफ लोहे को गर्म करेंगे तो दूसरी तरफ आसानी से वो जो है तय करता हुए चला जाएगा। अगर जैसे आग में किसी लोहे को पकड़ करके आप गर्म करिए तो कुछ देर बाद आपका हाथ जो है जलने लगेगा। छठवां है, ईंधन के रूप में कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, आणविक खनिज का प्रयोग किया जाता है। सातवां है, भारत की खनिजों द्वारा राष्ट्रीय आय लगभग 2.5 में से 3% आय जो है प्राप्त होती है। आठवां पॉइंट है, लोहा आर्थिक प्रगति का मुख्य आधार है। इसके अभाव में आर्थिक उन्नति संभव नहीं है। भारत में विश्व का लगभग 7.1% लौह अयस्क निकाला जाता है। मतलब जितने विश्व में लोहा निकाला जाता है उसका 7% तो भारत अकेला ही निकाल देता है लोहा। 9 पॉइंट है, सूखी बैटरियां, वर्निश, ब्लीचिंग पाउडर तथा ऑक्सीजन तथा क्लोरीन गैस बनाने और चीनी मिट्टी के बर्तन पर पॉलिश करने में मैग्नीज का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, सातवां प्रश्न है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। 2024 में आया है। उत्तर है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। पहला पॉइंट है, भारत के उत्तर में हिमालय की स्थिति, हेडिंग है। इसके बाद देखेंगे, उत्तर में हिमालय की उपस्थिति एक प्रभावकारी जलवायु विभाजक का कार्य करते हैं। यह पर्वत शीत ऋतु में उत्तरी एशिया से आने वाली ठंडी बर्फीली हवाओं को रोककर शीत ऋतु में उत्तरी भारत के तापमान को बहुत नीचा होने से रोक देता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में पर्वत समुद्र की ओर से आने वाली आर्द्रता से परिपूर्ण मानसून हवाओं को रोककर व्यापक वर्षा कराने में सहायता करते हैं। यदि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत न होता तो भारत ग्रीष्म ऋतु में होने वाली व्यापक वर्षा से वंचित रह जाता, क्योंकि जो हवाएं टकराती हैं दोस्तों, हवाएं टकरा करके बारिश होती है तो वो होगा ही नहीं, जो है बारिश दूसरे देश चाइना की तरफ बढ़ जाएगा। शीत ऋतु में होने वाली व्यापक वर्षा से वंचित रह जाता तथा शीत ऋतु में उत्तरी एशिया की शीतल हवाओं के प्रभाव के कारण यह ठंडा मरुस्थल बन जाता है। आगे देखेंगे, दूसरा है कर्क रेखा का भारत के मध्य से गुजरना। तो आइए देखते हैं, भारत में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य गुजरात से होकर के यह गुजरती है और देश के दो भागों, उत्तरी कर्क रेखा और दक्षिणी का भाग अर्थात प्रायद्वीपीय भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अतः यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। भूजल मध्य रेखा की समीप के कारण दक्षिणी भारत में वर्षा भर तापमान ऊंचा तथा एक समान रहता है और वार्षिक तापमान कम रहता है। ठीक है, तो वर्ष भर जो है यहाँ तापमान ऊंचा रहता है और समान रहता है। ठीक है, और आगे देखेंगे, कर्क रेखा के उत्तर के भाग अर्थात उत्तरी भारत में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है।
उत्तरी भारत में विशेषकर उसके पश्चिमी तथा मध्यवर्ती भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। यहाँ शीत ऋतु में कठोर ठंड तथा ग्रीष्म ऋतु में भयंकर गर्मी पड़ती है। तीसरा पॉइंट है समुद्र से निकटता। दक्षिण भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर की स्थिति। समुद्र की उपस्थिति यहाँ की जलवायु पर अपना उचित प्रभाव डालती है। समुद्र की समीपता के कारण समुद्र तटीय भाग के दैनिक एवं वार्षिक तापांतर बहुत कम पाया जाता है, जबकि समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ ताप में भी वृद्धि होने लगती है। यही कारण है कि कोलकाता, चेन्नई, मुंबई जलवायु सम रहती है, मतलब न तो ज़्यादा ठंडी पड़ती है न तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और वहाँ जो है तापमान कम रहता है। जबकि दिल्ली में समुद्र से दूर होने के कारण शीत ऋतु में कठोर ठंड तथा ग्रीष्म में काफ़ी गर्मी पड़ती है। समुद्र की समीपता तापमान के अतिरिक्त वर्षा को भी जो है प्रभावित करती है। भारत की लगभग 90% वर्षा ग्रीष्म ऋतु की नम हवाओं के कारण होती है। यदि भारत के दक्षिण में समुद्र न होता तो गर्मी की मानसूनी हवाएं शुष्क ही रहती और समस्त भारत वर्षा विहीन रह जाता तथा अधिकांश भाग मरुस्थल बन जाता। शीत ऋतु में भारत इन्हीं आर्द्रता विहीन पवनों के प्रभाव के क्षेत्र में रहता है। चौथा पॉइंट देखेंगे भूपृष्ठीय पवनें। ठीक है, तो वायुदाब तथा भूमंडलीय पवनों के वितरण के मानचित्र को देखने से ज्ञात होता है कि भारत उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध के अंतर्गत स्थित है। इस कटिबंध में चलने वाली स्थलीय पवनें शुष्क होती है, अर्थात भारत को शुष्क भूभाग के रूप में होना चाहिए था, परंतु यह मानसूनी पवनों के प्रभाव के कारण यहाँ अच्छी वर्षा हो जाने से ऐसा नहीं हो सका। उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब कटिबंध की ओर अस्थायी व्यापारिक पवनें चला करती हैं। दक्षिण की ओर प्रवाहित होते समय ये अपने दाईं ओर अर्थात पश्चिम की ओर मुड़ जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के उत्तरायण हो जाने के कारण स्थल के आंतरिक भाग अत्यधिक गर्म हो जाते हैं, जिससे वहां न्यून वायुदाब के क्षेत्र विकसित हो जाते हैं। परिणामस्वरूप उत्तर पूर्वी मानसून पवनों की प्रवाह दिशा में परिवर्तित हो जाता है। इस ऋतु में पवनें दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व में प्रवाहित होती हैं, इसीलिए इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। भारत की जलवायु पर इस मानसूनी पवनों का गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भारत में 90% वर्षा इन्हीं पवनों से होती है। पांचवा पॉइंट देखेंगे ऊपरी जेट वायुधाराएं। आधुनिक ऋतु वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ऊपरी वायुमंडल में 6 से 15 किलोमीटर भी ऊंचाई के बीच तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली जेट धाराएं भी भारतीय मानसूनी जलवायु को प्रभावित करती हैं, और ये जेट धाराएं अत्यंत सक्रिय, मतलब ये चपटी पट्टी में प्रवाहित होती हैं। वह इनका प्रवाह पथ विसर्पाकार या सर्पिलाकार होता है। मानसून की उत्पत्ति की आधुनिक संकल्पना के अनुसार भारत के ऊपर इन जेट वायु धाराओं का उत्तर दक्षिण खिसकाव ही दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन वर्षा ऋतु के दौरान वर्षा वाले दिनों में विच्छेद तथा मानसून की समाप्ति हेतु जिम्मेदार होता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 8। उच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। उत्तर है उच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियाँ। उच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियों का विवरण इस प्रकार है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से। इसमें पहला है प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र। मूल अधिकारों की रक्षा से संबंधित
विवाद प्रारंभ में ही उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं, क्योंकि उनकी सुनवाई का अधिकार राज्य के किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त नहीं है। मूल अधिकारों की रक्षा हेतु उच्च न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित 5 प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेरण। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय के वसीयत, विवाह विच्छेद, विवाह विधि, कंपनी कानून तथा उच्च न्यायालय की अवमानना इत्यादि से संबंधित मुकदमे जो है क्या होता है, तो यहाँ पर जो है सुनने का अधिकार होता है। आगे देखेंगे, दूसरा है अपीली क्षेत्राधिकार। कहाँ कहाँ पर आप अपील कर सकते हैं, इसको देखते हैं। उच्च न्यायालय अपने अधीन न्यायालयों के निर्णयों की अपील सुनता है, जिसमें दीवानी, फौजदारी, राजस्व संबंधित सभी प्रकार के आरोपियां सम्मिलित हैं। फौजदारी मुकदमे में सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दंड के आदेश पर भी उच्च न्यायालय के ही एक न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध पूरे उच्च न्यायालय बैच पुनः अपील की जा सकती है। संविधान लागू होने के समय उच्च न्यायालय को राजस्व संबंधित मुकदमों की अपील सुनने का अधिकार नहीं है, परंतु अब उच्च न्यायालय को राजस्व संबंधित सभी प्रकार के मुकदमे भी सुनने का अधिकार प्राप्त हो गया है। ये अपीलें जो है राजस्व मंडल के निर्माण के विरुद्ध होती हैं। आगे देखेंगे, तीसरा पॉइंट है लेख जारी करने का अधिकार। मूल अधिकार के अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने तथा अन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए आदेश तथा निर्देश या रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। चौथा पॉइंट है इसमें न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियों से तात्पर्य है संवैधानिक संशोधन, केंद्रीय या राज्य के कानूनों की संविधान के आधार पर जांच, संविधान के विरुद्ध पाए जाने पर उन्हें अवैधानिक घोषित करना और संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के साथ ही उच्च न्यायालय को भी जो है न्यायिक पुनरावलोकन की यह शक्ति प्रदान की गई है और उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वे किसी भी ऐसे संवैधानिक संशोधन, केंद्रीय कानून या राज्य के कानून को अवैधानिक घोषित कर दें जो संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो। और न्यायिक पुनरावलोकन उच्च न्यायालय की बहुत महत्वपूर्ण शक्ति होती है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है जो कानून बना है उसको फिर से उसकी जांच करना। पांचवा है उच्च न्यायालय अभिलेख या न्यायालय के रूप में। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी है जिसका आशय है कि इसकी कार्यवाही तथा निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं और साक्षी के रूप में अधीनस्थ न्यायालयों को मान्य होते हैं। इसके अतिरिक्त इसे अपने अपमान, अवमानना के लिए दंड देने का भी अधिकार प्राप्त होता है। जो भी यहाँ पर दोस्तों दंड दिया जाता है वो एक लेख बन जाता है और वह अगर कोई अगले व्यक्ति को वही कार्य करता है तो जो है वो चुनौती ये कर सकता है कि इसको इसी प्रकार का मिला था तो इससे ज़्यादा मुझे कैसे। छठवां है प्रशासनिक शक्तियाँ। उच्च न्यायालय को न्यायिक शक्तियों के अतिरिक्त अपने राज्य की संपूर्ण न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में व्यापक प्रशासनिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। यह राज्य की न्यायिक व्यवस्था पर निम्न प्रकार से नियंत्रण रखता है। पहला पॉइंट है इसमें उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकारों पर निगरानी रखते हैं। अपने निरीक्षण के अधिकार के अंतर्गत वे अपने अधीनस्थ न्यायालयों से किसी भी मुकदमे से संबंधित कागजात मंगवा कर देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें यदि अधीनस्थ न्यायालय में कोई ऐसा अभियोग चल रहा है जिसमें भारतीय संविधान की व्याख्या का प्रश्न पर चिन्हित है, मतलब इस पर प्रश्न उठ रहा है, तो उच्च न्यायालय ऐसे मुकदमे को अपने पास मांग सकता है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय जो है अपने पास ले सकता है इसको। तीसरा पॉइंट है
उच्च न्यायालय किसी मुकदमे को एक अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे अधीनस्थ न्यायालय में भेज सकता है। ठीक है, कोई भी हाई कोर्ट में है तो उसको जो है दूसरे पर भेजा जा सकता है, ऊंचे स्थान पर, हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। चौथा पॉइंट है अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति, रिकॉर्ड और रजिस्टर तथा हिसाब इत्यादि रखने से संबंध में भी उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए नियम बना सकते हैं। पांचवा पॉइंट है वह अधीनस्थ न्यायालय के शेरिफ, क्लर्क, अन्य कर्मचारियों तथा वकीलों आदि के वेतन, सेवा शर्तों और फीस को निश्चित कर सकता है। छठवां पॉइंट है वह जिला न्यायालय तथा छोटे छोटे न्यायालय के अधिकारियों की नियुक्ति जो है उनका पदोन्नति और पदोन्नति और छुट्टी आदि के संबंध में भी नियम बना सकते हैं, अर्थात उनके जो जिस लेवल पर हैं उसको घटा भी सकता है और ऊपर भी ले जा सकते हैं, छुट्टियों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और सातवां पॉइंट है उच्च न्यायालय के अधिकारियों के नियुक्ति की शक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास होती है। प्रश्न संख्या 9 है विश्व में अभ्रक सबसे अधिक कहाँ निकलता है और इसकी उपयोगिता बताइए। तो आइए देखते हैं दोस्तों अभ्रक की उपयोगिता क्या होती है और कहाँ कहाँ यह निकलता है। उत्तर है विश्व में अभ्रक। विश्व में अभ्रक सबसे अधिक चीन से निकलता है। भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका भी अभ्रक उत्पादन में अहम भूमिका निभाते हैं। आगे देखेंगे उपयोगिता, अभ्रक की उपयोगिता क्या है। तो पहला है विद्युत उपकरणों में अभ्रक का प्रयोग बहुतायत अर्थात बहुत मात्रा में किया जाता है। अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है, मतलब इसमें जो है विद्युत प्रवाह नहीं करेगा, इसलिए इसका इस्तेमाल कंडेंसर में होता है और टेलीफोन में किया जाता है, डायनमो में किया जाता है, रेडियो में किया जाता है, टीवी, माइक्रोवेव, स्टोवर, केतली और चाय कुकर जैसे उपकरणों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा पॉइंट है अभ्रक का प्रयोग बड़ी बड़ी चादरों के रूप में तथा छोटे छोटे चूर्ण के रूप में होता है। बड़ी बड़ी परतों वाला अभ्रक होता है। तीसरा पॉइंट इसमें है अभ्रक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। इसे बहुत पतली चादरों में विभाजित किया जा सकता है जो कठोर और लचीला होता है। चौथा है अभ्रक का उपयोग रंग रोगन, वारसिन, प्लास्टिक उद्योग, चश्मे, मकान के शीशे, खिड़कियां, वाहन, टेलीफोन उद्योग तथा अन्य सामग्री के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पांचवा है अभ्रक का प्रयोग कंप्यूटर बनाने में भी किया जाता है। प्रश्न संख्या 10 है ई बैंकिंग से क्या अभिप्राय है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। 2024 में आया हुआ प्रश्न है। और ई बैंकिंग आइए देखते हैं ई बैंकिंग क्या होता है। ठीक है, ई जहाँ पर आ जाए दोस्तों वो समझ लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक है और बैंकिंग मतलब जानते ही हैं बैंक होता है। आइए देखते हैं। आज हमारे भारत में कई प्रकार के बैंक कार्य कर रहे हैं, उनमें से एक नई बैंकिंग भी है और कई बैंक ईमेल बैंकिंग की सुविधा अपने ग्राहकों को प्रदान कर रही है, मतलब पैसा आ रहा है, जा रहा है, जमा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं तो वो जो है एसएमएस के माध्यम से मोबाइल पर आ रहा है। इसकी सहायता से भारत में जनता बैंक के द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाओं की जानकारी घर बैठे ले सकते हैं और घर बैठे ही सारे कार्य अपने जो बैंक में जाकर के करते हैं वह जो है घर बैठे ही कर सकते हैं। और यहाँ तक कि बैंक की भर्तियाँ भी ऑनलाइन होती है और हम ईमेल बैंकिंग की सहायता से घर बैठे ही बैंक से कोई भी जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही हम अपनी शिकायतों को भी जो है दर्ज करा सकते हैं। आज के युग में यह सबसे बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि घर बैठे जो है पैसों को लेन देन कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, पैसा को भेज सकते हैं और ई बैंकिंग के माध्यम से जो है आप सीधे जो है आप देख भी पाएंगे कि किस प्रकार से जो है कितना पैसा जा रहा है, कितना आ रहा है, एसएमएस के माध्यम से देख पाएंगे। ई बैंकिंग का आखिर महत्व क्या है, इसको भी जानना जरूरी है। पहला है ई बैंकिंग ग्राहकों का समय तथा शक्ति बचाते हैं, जिसका उपयोग अधिक से अधिक लाभदायक तथा उत्पादक कार्यों में किया जा सकता है।
दूसरा है ई बैंकिंग देश के एक भाग से दूसरे भाग को धन के सरल, सुरक्षित और सस्ते हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। तीसरा है ई बैंकिंग की सहायता से घर बैठे ही बैंक से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसा हमने बताया पैसा को निकालना, जमा करना, भेजना, ये सब जो है एसएमएस के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जान सकते हैं। चौथा पॉइंट है ई बैंकिंग का महत्व इस कारण से भी होता है कि ये 24 घंटे उपलब्ध रहती है और इससे लेन देन करना आसान हो जाता है, चाहे 24 घंटे में कभी भी ट्रांसफ़र करना हो, पैसा भेजना हो, निकालना है, जमा करना, प्राप्त करना, तो ये सब आसानी से हो जाते हैं। ई बैंकिंग से लेन देन पर नज़र रखना आसान होता है, जैसे अभी ज़रूरत पड़ी कि मेरे खाते में कितना बैलेंस है तो उसको चेक कर सकते हैं। छठवां पॉइंट है ई बैंकिंग से बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कागजातों की आवश्यकता कम होती है। एक बार रजिस्टर कर दीजिए, कोई कागजों की, कोई भी बैंक पासबुक, कोई भी एटीएम की ज़रूरत दोबारा नहीं पड़ेगी। सातवां है ई बैंकिंग से लेन देन की सुरक्षा होती है और आठवां है ई बैंकिंग से बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किसी विशेष समय का इंतजार नहीं करना पड़ता कि ये टाइम आएगा इसी के बीच ही हो पाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है अप्रत्यक्ष कर से क्या अभिप्राय है, इसके गुणों को समझाइए। 2024 में आया है अप्रत्यक्ष कर। उत्तर देखते हैं। अप्रत्यक्ष कर एक प्रकार का वह कर है जो सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है और इसे एक इकाई से दूसरी इकाई में स्थानांतरित किया जा सकता है। हाल ही में सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 को वस्तु और सेवा कर अर्थात जीएसटी पेश किया गया था, जिसमें अन्य सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष कर शामिल किए गए थे। ये कर मुख्यतः निर्माता या आपूर्तिकर्ता पर लगाए जाते हैं, जो भी उपभोक्ता पर लगते हैं। प्रत्यक्ष कर का सबसे आम उदाहरण सिगरेट और शराब पर उत्पाद शुल्क है और मूल्यवर्धित कर वैट भी प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण होता है। और इसमें जो अप्रत्यक्ष कर के गुण हैं इसको भी देखते हैं, अप्रत्यक्ष के कौन कौन से गुण होते हैं। तो पहला इसमें अप्रत्यक्ष कर उन्हीं पर लगाया जाता है जो उन सेवाओं या सामग्रियों का उपयोग कर रहे होते हैं। जैसे आप कोई भी सामग्री का इस्तेमाल किए, आपने बिस्कुट ही खरीद लिए, कोई भी और सामग्री खरीद रहे हैं तो उस पर कुछ ना कुछ छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ खरीद रहे हैं तो वो जो है टैक्स लग करके पहले से ही आ रहा है आपके पास और आपको टैक्स यहाँ से देने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार सामान खरीद लिए, जो रेट है वो दिए, उसमें टैक्स चला गया है पहले से ही सरकार के पास। दूसरा पॉइंट है भारत में अप्रत्यक्ष कराधान से बचना असंभव है क्योंकि यह उत्पादों और सेवाओं से जुड़ा होता है, क्योंकि आप इस जो टैक्स लगता है इससे बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जहाँ पर यह प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वहाँ से ही जीएसटी लग जा रही है तो वो प्रोडक्ट ही महंगा होकर के आएगा। तीसरा है अप्रत्यक्ष कर की दरें सभी के लिए समान होती हैं। आयकर के विपरीत जहाँ उच्च आय वर्ग पर उच्च कर दरें लागू होती हैं, यहाँ सभी के लिए कर देयता समान रहती है। प्रश्न संख्या 12 है प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों को बताइए। तो उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री के कार्य और शक्ति क्या क्या है, आइए देखते हैं। पहला है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता होता है। दूसरा है प्रधानमंत्री लोकसभा भंग करने का भी परामर्श राष्ट्रपति को दे सकते हैं। मतलब प्रधानमंत्री जो है अगर राष्ट्रपति को कहें लोकसभा को भंग करने के लिए कह दें तो ये जो है भंग भी हो सकता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। चौथा पॉइंट है प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है और वह मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता एवं उनका संचालन भी करते हैं। और पांचवा है प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों का निर्माण करते हैं। और छठवां पॉइंट है प्रधानमंत्री राष्ट्र के विकास की योजना का निर्माण करते हैं अतः प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होते हैं। आगे है सातवां पॉइंट प्रधानमंत्री विदेशी नीति का निर्माण होता है। वह विदेशों से संधियां तथा समझौते करने के लिए विदेशों की यात्रा भी करते हैं। और
8वां पॉइंट है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल दोनों के मध्य संपर्क सूत्र की प्रमुख कड़ी है। 9वां पॉइंट है प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों का संयोजन तथा समन्वय करता है तथा पारस्परिक मतभेद को समाप्त करते हैं। 10वां पॉइंट है प्रधानमंत्री अपने दल का अध्यक्ष भी होता है, इस कारण वह दल के समस्त में अनेक मतभेदों को समाप्त करते हैं। आगे प्रश्न संख्या 13 है मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर बताइए। मंत्रिपरिषद के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं, इसको भी देखना है, तो आइए देख लेते हैं एक बार। उत्तर, मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है, तो आइए देखते हैं। मंत्रिपरिषद का आकार मंत्रिमंडल की अपेक्षा विस्तृत होता है। जैसे अगर बात करें मंत्रिपरिषद की, तो कम से कम इसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री ये सभी रहेंगे, तभी जो है मंत्रिपरिषद का निर्माण हो पाएगा। और मंत्रिमंडल का निर्माण कैसे होगा, तो प्रधानमंत्री इसमें रहेंगे और कैबिनेट मंत्री दोनों का होना उपस्थित रहेंगे, तब जो है मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। मंत्रिपरिषद के कार्य क्या क्या होते हैं, तो मंत्रिपरिषद विभिन्न भागों के माध्यम से देश का शासन संचालित करता है। और दूसरा है वार्षिक बजट तैयार करना, इसे सदन में प्रस्तुत करना तथा संसद से पारित करवाना। और तीसरा पॉइंट है मंत्रिपरिषद के विभिन्न सदस्य विधेयक तैयार करते हैं, संसद में प्रस्तुत करते हैं तथा संसद में पारित करवाते हैं। विदेशों में समझौता, युद्ध संधि तथा व्यापारिक संबंध स्थापित करने का कार्य मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 14, लोक अदालत क्या है, लोक अदालत के कार्य बताइए। उत्तर है लोक अदालत ऐसी अदालत जिसमें वादी प्रतिवादी अपना वकील नहीं करते, न्याय अविलंब एवं निःशुल्क मिलता है, उन्हें लोक अदालत कहा जाता है। इसमें न्याय प्रक्रिया को द्रुतगामी, कम खर्चीली और सरल बनाने का मुख्य उद्देश्य रखा जाता है। लोक अदालत उद्देश्य न्याय दिलवाने में होने वाले विलंब को दूर करता है। लोक अदालत के निर्माण के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। आगे देखेंगे अपील नहीं की जा सकती, मतलब इसके विरुद्ध आप कोई भी ये नहीं कहेंगे नहीं ये कार्य गलत कर रहे हैं, इसको हटाइए या कुछ भी करिए, तो नहीं होगा। लोक अदालत के कार्य क्या क्या होते हैं, पहला है शीघ्र एवं निःशुल्क न्याय प्रदान करना होता है। दूसरा है आपसी समझौते को आपस में मुकदमों का निपटारा करवाना, कोई भी समस्या है तो आपस में ही सहमति दिलवा देना। प्रश्न संख्या 15 है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, अथवा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु क्या क्या योजनाएं होनी चाहिए। आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर क्या है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रमुख न्यायाधीश और 7 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। आवश्यकता पड़ने पर संविधान ने संसद को और अधिक न्यायाधीश नियुक्ति करने का अधिकार भी दिया था। संसद इस अधिकार द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में अनेक बार वृद्धि कर चुकी है। इस समय उच्च न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 न्यायाधीश अर्थात कुल 1 + 30 अर्थात 31 न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रधान न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय या राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीश से जिन्हें उचित अनुभव हो परामर्श ले सकता है। और प्रधान न्यायाधीश के बाद राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। 7 फरवरी 1994 में सर्वोच्च न्यायालय में के एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं उनके स्थानांतरण के विषय में देश के प्रधान न्यायाधीश का परामर्श सर्वोपरि होगा।
सर्वोच्च न्यायालयों में कुल 31 न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। आगे है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो पहला है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है किसी एक अथवा अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक वकालत कर चुके होने चाहिए। तीसरा है वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकील के रूप में कार्य कर चुके हों। और चौथा पॉइंट है उनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 16 है जिला न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर है जनपदीय न्याय प्रणाली के अंतर्गत जनपद के दीवानी, फौजदारी, राजस्व संबंधित सभी न्यायालय और न्यायाधीश आते हैं। इन पर राज्य के उच्च न्यायालय एक प्रशासनिक नियंत्रण होता है। दीवानी न्यायालय के अंतर्गत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिविल जज का न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय, लघु वाद एवं खलीफा न्यायालय एवं न्याय पंचायत आदि आते हैं। दीवानी का मतलब ये होता है दोस्तों जो बहुत ही ज़्यादा कर्जदार हों और उन पर कोई भी मुकदमा नहीं की जा सकती क्योंकि अभी वो कार्य पद पर बैठे हुए हैं। ठीक है। राजस्व न्यायालय वर्तमान में उच्च न्यायालय के अधीन राजस्व परिषदें, कमिश्नर, जिला न्यायाधीश, परगनाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार अदालतें होती हैं। इन अदालतों में लगान, मालगुजारी आदि के मुकदमे की सुनवाई की जाती है। न्याय पंचायत फौजदारी क्षेत्र में सबसे निम्न स्तर पर न्याय पंचायतें आती हैं। न्याय पंचायतें 250 रुपये तक जुर्माना कर सकती हैं किंतु वे कारावास का दंड नहीं दे सकती हैं। फौजदारी न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश फौजदारी का सबसे बड़ा सत्र न्यायाधीश होता है। इस न्यायाधीश को जिला सेशन जज दोनों ही नामों से संबोधित किया जाता है। प्रश्न संख्या 17 है निम्न पर टिप्पणी लिखें और ये जो दिए गए हैं दोनों इसमें पहला है एशिया, दूसरा है यूरोप। सबसे पहले एशिया को देखेंगे दोस्तों। पहला एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है जिसका अर्थ होता है उदित अर्थात सूर्य से मतलब होता है। दूसरा पॉइंट है एशिया संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तीसरा पॉइंट है यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप निवास करती है। चौथा पॉइंट है एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। पांचवा पॉइंट है एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश महाद्वीप है। और पांचवा पॉइंट है एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला देश सिंगापुर है। सातवां पॉइंट है एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है जो नेपाल में स्थित है। आठवां पॉइंट है विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है जो लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। आगे देखेंगे ख है यूरोप। पहला पॉइंट है एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करने वाला पर्वत काकेशस पर्वत है। दूसरा पॉइंट है यूरोप महाद्वीप में 50 देश हैं। तीसरा पॉइंट है यूरोप महाद्वीप क्षेत्र की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। चौथा पॉइंट है यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, काला सागर तथा पश्चिम में अंध महासागर से घिरा है। और पांचवा है यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर एलबुर्ज 5,642 मीटर रूप में स्थित है। और छठवां पॉइंट है यूरोप महाद्वीप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक तथा स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती है। यूक्रेन की सीमा
के निकट काला सागर में गिरती है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जो टेम्स नदी के तट पर बसा है। 8वां पॉइंट है, पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। और 9वां पॉइंट है, यूरोप के अधिकांश देश को 3 ओर से सागरों से घिरा होने के कारण प्रायद्वीप कहा जाता है। और 10वां पॉइंट है, यूरोप का यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, जो विश्व का अन्न भंडारण या रोटी की दलिया कहलाता है। और 11वां पॉइंट है, पेरिस को विश्व का सबसे सुंदर नगर माना जाता है। और 12वां पॉइंट है, फ्रांस को सूरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है, क्योंकि शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में मिलती है। और 13वां पॉइंट है, यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। 14वां पॉइंट है, इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश की श्रेणी में आता है। 15वां है, स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। और प्रश्न संख्या 18 है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सामान्य परिचय दीजिए। तो उत्तर है, ऑस्ट्रेलिया की खोज एबेल तस्मान एवं कप्तान कुक ने की थी। और दूसरा पॉइंट है, इस महाद्वीप में कुल 14 देश हैं। तीसरा पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिन्स कहा जाता है। और चौथा पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया एवं सबसे छोटा महाद्वीप देश पेरू है। और 5वां है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट कोरेस्किस्को कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है, माउंट कोस्किस्को। और यहाँ पर 6वां पॉइंट दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मरे है। और 7वां है, इस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल विक्टोरिया तथा गिब्सन है। 8वां है, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवार्डिंग रेंज है। और 9वां पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। 10वां पॉइंट है, न्यूजीलैंड में एमू और कोकाबर्रा नामक पक्षी पाए जाते हैं। 11वां पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। अगर आए प्यासी भूमि की देश किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशेषता बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, पहला विशेषता है वर्ष भर मूसलाधार एवं अत्यधिक वर्षा का होना। दूसरा है लगभग संपूर्ण वर्षा अपेक्षाकृत उच्च तापमान, अर्थात उच्च तापमान होती है और मूसलाधार वर्षा भी लगातार होती रहती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। और ये लगभग दूसरी टाइम ज़्यादा होती है, क्योंकि दोपहर के टाइम जब धूप होती है 4 बजते बजते वर्षा होने लगती है। तीसरा है वर्षा वर्ष भर में उष्णार्द्र जलवायु पाया जाता है। प्रश्न संख्या 20 है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सामान्य परिचय दीजिए। तो आइए देखते हैं सामान्य परिचय में। उत्तर है पहला, दक्षिणी अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। दूसरा है, इसका क्षेत्र 1,77,98,500 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा है, दक्षिणी अमेरिका में कुल 12 देश हैं, इसमें ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है। चौथा है, फॉकलैंड द्वीप सबसे छोटा देश है। पांचवा है, सबसे ऊंचा पर्वत ओनसडेल सेलेडो है। और छठवां है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। सातवां है, वेनेजुएला में स्थित एंजिल नामक झरना विश्व का सबसे बड़ा झरना है। आठवां है, एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। प्रश्न संख्या 21 है, डुप्ले की नीति पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भारत में अपना राज्य स्थापित किया। परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के मध्य 3 युद्ध हुए हैं।
अंत में 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह परास्त कर दिए, मतलब हरा दिए। 1763 ईस्वी में यूरोप में पेरिस की संधि के बाद ही जो है सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गए और अंग्रेजों की शक्ति में लगातार वृद्धि होती चली गई। धीरे धीरे भारत में वह एकमात्र यूरोपीय शक्तियों के रूप में रह गई और उन्हें भारत पर अनेक वर्षों तक शामिल किया। प्रश्न संख्या 22 है, प्रथम कर्नाटक युद्ध तथा तृतीय कर्नाटक युद्ध पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर हो जाएगा, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को लेकर अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष हुआ था। ये दोनों शक्तियां कर्नाटक के मामले को लेकर एक दूसरे पर सर्वोच्च स्थापित करने का प्रयास करने लगे। कर्नाटक के मामले में फ्रांसीसी चादा साहब के साथ युद्ध कर रहे थे और जबकि अंग्रेज अनबरुद्दीन के साथ थे, ठीक है, अनबरुद्दीन के साथ थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध में कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आ रहे थे, किंतु 1756 से 63 ईस्वी तक सप्तवर्षीय युद्ध के परिणामस्वरूप भारत में तृतीय कर्नाटक युद्ध का प्रभाव पड़ा। इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों पर अपनी सर्वोच्चता सिद्ध कर दी। फ्रांसीसियों को परास्त करने के साथ ही अंग्रेजों का शक्तिशाली रूप में उदय हुआ। प्रश्न संख्या 23 है, लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योजनाएं बताइए। तो लोकसभा की सदस्यता के लिए जो अनिवार्य योग्यताएं हैं हेडिंग डाल करके इसमें लिखिएगा। पहला, वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरा हो जाएगा, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह लाभ के पद पर ना हो, मतलब किसी भी सरकारी पद पर ना हो। चौथा पॉइंट है, वह पागल या दिवालिया ना हो। दिवालिया मतलब दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कर्जदार ना हो, बहुत ज़्यादा लोन ले लिया हो, पैसे की कर्जी हो, तंगी हो, गरीबी हो, कर्जदारी हो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, उसे दिवालिया कहेंगे। प्रश्न संख्या 24 है, लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों का वर्णन कीजिए अथवा लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, पहला, सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना व नियम के विरुद्ध घोषित करना। दूसरा है, वह विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है। तीसरा पॉइंट है, किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य स्थगन अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है, संसद व राष्ट्रपति से पत्र व्यवहार करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह निर्णय अध्यक्ष ही करता है। पांचवा पॉइंट है, अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रभावी विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 25, देश की प्रगति के लिए आयात निर्यात दोनों आवश्यक हैं, क्यों? 2022 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर है, देश की प्रगति के लिए आयात निर्यात दोनों आवश्यक हैं क्योंकि वे आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, विभिन्न प्रकार के उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देते हैं। किसी देश के लिए आयात और निर्यात दोनों ही इसीलिए भी जरूरी माने जाते हैं क्योंकि एक देश में सभी प्रकार की वस्तुएं आवश्यक रूप से अनुरूप नहीं मिल सकती। इस कारण अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी देशों को आयात निर्यात करना पड़ता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 26, संसद का मंत्रिपरिषद का नियंत्रण पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर है, संविधान के अनुसार कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद का गठन लोकसभा में संसद के द्वारा होता है। इसीलिए मंत्रिपरिषद संसद अर्थात लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। संसद अर्थात लोकसभा का प्रमुख कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है, इसीलिए संसद विभिन्न प्रकार से मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रख सकता है।
जैसे संसद के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीति व सरकार के कार्यों के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं, इनकी आलोचना कर सकते हैं तथा उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव आदि द्वारा नियंत्रण रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त संसद सरकारी विधेयक तथा बजट को अस्वीकार करके मंत्रियों के वेतन में कटौती का वास्तव स्वीकार करके अपना विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 27। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। क है राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं, ख है लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं, ग है राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। उत्तर है क। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं, पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, जो राज्यसभा है उसकी अगर सदस्य बनना चाहते हैं तो क्या क्या कंडीशन होगी, तो पहला है कि वह जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है वह 30 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो। तीसरा है वह पागलपन व दिवालिया ना हो। चौथा है संसद द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करता हो। पांचवा है वह संघ अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, अर्थात कोई भी सरकारी कार्य पर नहीं होना चाहिए। आगे है ख, लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। अगर लोकसभा के सदस्य बन रहे हैं तो क्या क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए तब बन पाएंगे। तो पहला है भारत का नागरिक हो। दूसरा है वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। तीसरा है वह पागल या दिवालियापन न हो। चौथा है वह लोकसभा के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता हो, मतलब मतदान दे रहे हों और न्याय सभी अनिवार्य शर्तों को पूरा करता हो। ग है राष्ट्रपति पद की योग्यता, मतलब राष्ट्रपति जो है कैसे जो बने हैं उनके लिए अगर बनना चाहते हैं तो क्या क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन यह है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा है वह 35 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो। तीसरा है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और चौथा है वह संघ अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो और पांचवा है वह संसद अथवा राज्य विधानमंडलों में किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 28 है वित्त विधेयक पारित होने की प्रक्रिया बताइए। तो उत्तर है धन संबंधित विधेयक लोकसभा में ही मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इन्हें प्रस्तुत करने के पूर्व इनके संबंध में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक होता है। लोकसभा में पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा विचार करने हेतु 14 तक 14 दिन तक अपने पास इसको रोक सकते हैं। यदि राज्यसभा विधेयक को 14 दिन के अंदर पारित कर देती है तो दोनों सदनों को स्वीकृति से विधेयक पारित समझा जाता है, नहीं तो इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। दोनों सदनों में पारित होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास औपचारिक रूप से स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही यह विधेयक जो है कानून बन जाता है। अगर तीनों जगह से कहीं भी दोस्तों विफल हो जाता है तो यह जो है कानून पास नहीं हो पाएगा। प्रश्न संख्या 29 है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। उत्तर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें निम्न सदस्य होते हैं। पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा है राज्यों का विधानसभाओं के निर्वाचित तथा संघीय राज्य के क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं मतगणना के आधार पर संक्रमणित मत द्वारा पद्धति के अनुसार होता है। मतदान गुप्त होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के विजय प्राप्त करने के लिए एक निश्चित संख्या में मत प्राप्त करना होता है, जिसे निर्वाचित या निर्वाचन कोटा कहा जाता है। आइए निर्वाचन कोटा का जो फार्मूला है उसको देखते हैं। निर्वाचन कोटा बराबर होता है दिए गए मतों की संख्या, जितने लोग मत दिए हैं और
निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसी विधि अपनाई गई है कि संसद के सदस्य की कुल संख्या एवं राज्यों को विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या लगभग बराबर होती है। प्रश्न संख्या 30 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार की जा सकती है, स्पष्ट करिए। तो उत्तर है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सामान्य रूप से वह लोकसभा के बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री के पद पर चुनना होता है। किसी दल को लोकसभा में बहुमत न प्राप्त होने की स्थिति में वह उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पर नियुक्त कर सकते हैं, और जिसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त होता है, प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकते हैं। दोस्तों, अभी इसको यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में।